हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आपका टॉपिक है मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन संदेश वाहन। उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा क्या होते हैं। साथ ही साथ जो अगला वीडियो रहेगा मैं उसमें अंदर उसके जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसके ऊपर बात करूंगा। इस तरह इस हम टॉपिक को 2 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और इस तैयारी स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहीं भी कुछ आपको डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8962429653। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि कम्युनिकेशन पे है। ये आपका मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसका टॉपिक है संदेश वाहन या संचार। इस पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जो संचार होता है, तो संचार के लिए क्या आपको बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे हम समझ लेते हैं। देखिए, जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर सबसे पहले तो 2 व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं? 2 पीपल होते हैं संचार के अंदर। भाई, एक वो जो अपने विचार या अपना आदेश या अपने निर्देश का दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो एक क्या हो जाता है, एक होता है सेंडर जो भाई भेजेगा, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है रिसीवर जो प्राप्त करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो कि भाई कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एक व्यक्ति जिसके अपने वो विचारों का दूसरों तक पहुँचाए। तो ये जो अपने विचारों को दूसरों तक भेजता है ये सेंडर होता है, मतलब प्रेषक। और ये रिसीवर होता है जो प्राप्त करता होता है या प्रापक। 2 चीज़ों में। फिर ये जो भेजते हैं तो किसी ना किसी मोड से या माध्यम से भेजते हैं। तो कोई भी मतलब एक मीडियम जरूर होता है। कोई भी कम्युनिकेशन के बीच में एक मीडियम बहुत ही आवश्यक होता है। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरा बात क्या है कि भैया जो संचार है किसी मनुष्यों के बीच में होता है, कोई भी जीव जंतु आदि के बीच में संचार नहीं होता है। संचार मनुष्यों के बीच में होता है। संचार के कारण क्या हुआ, संचार के कारण आज वर्तमान में सभी काम बहुत ही जल्दी से और तुरंत हो जाते हैं। और अगर हम मैनेजमेंट के रूप में संचार की बात करें तो भैया मैनेजमेंट में मतलब बहुत अधिक महत्व है संचार का। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें फीडबैक का भी बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ एल्विन डार्ट का, जब भी आप संचार को एज अ मैनेजमेंट पढ़ते तो आपके लिए फिर एल्विन डार्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह हम संचार को पढ़ेंगे। विचारों का आदान प्रदान जब किया जाता है उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। उस माध्यम की सहायता से जब एक प्रेषक व्यक्ति अपने आचार विचार आदेश निर्देश को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी प्रतिपुष्टि मतलब उसका फीडबैक दे दिया जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। उस पर जो भी आपको नोट करना है वो मैं बता दूंगा, आपको वो नोट करते चलना है। देखिए, संचार का प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंग है। प्रबंधकों के लिए निर्णय की तरह संचार भी संयोजक कड़ी मतलब लिंक फंक्शन का काम करता है। आप है ना, प्लानिंग से लेकर नियंत्रण तक सभी प्रबंधकीय का जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं सभी का काम किस पर डिपेंड करता है, संचार के कार्यों पर निर्भर करता है। मतलब बिना कम्युनिकेशन के क्या होगा, कोई भी प्रबंध का कार्य कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसे प्रबंध का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है जो नोट करना है आपको वो मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या, संचार के बिना प्रबंध कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसे प्रबंध का क्या कहा जाता है, प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। ये आप नोट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अमेरिकी प्रबंध संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, एल्विन डॉड ने संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर उजागर किया। मतलब उन्होंने ये बताया कि भैया अगर आप कोई भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हो और अगर आप बिना संचार के करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताया, किसने बताया, एल्विन डार्ट ने बताया। तो आपको ये नाम याद रखना है, सबसे पहली समस्या, ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। प्रबंध की सबसे पहली समस्या, अध्यक्ष होने एल्विन डार्ट है। किस संस्थान के, अमेरिकी प्रबंध संस्थान के। जितना भी मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है ये से आप वीडियो को रोककर नोट कर लेना। चलिए, अब यहाँ पर जो लिखा है कि भैया आज वर्तमान में क्या है, तीव्र औद्योगिकरण मतलब बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। जटिल जो प्रौद्योगिकी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। संगठनों का आकार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो लेबर ऑर्गेनाइजेशनों ने ये भी बढ़ते जा रहे हैं। जो मानवीय संबंधों पर बल देने और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बढ़ने से संचार का कार्य क्या हो गया, बहुत अधिक जटिल हो गया है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, टेलेक्स है, तार है, ये सभी क्या इन्होंने क्या करा है, संप्रेषण को आसान बना दिया है।
किंतु ये सभी साधन अपने आप में संचार नहीं है, ये संचार के वाहन है, संचार को संप्रेषित करने के साधन मात्र है। तो देखिए ये आपको मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका मतलब संचार है उसको संप्रेषित करते हैं कौन, ये टेलीफोन, टेलीविजन, जो तार होता है आपका, जो रेडियो होता है, टेलीक्स होता है, टेलीविजन होता है, ये सभी। तो आपको अब यहाँ से कुछ भी नोट नहीं करना है, ये जनरल था पूरा की पूरा पोर्शन। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं, केवल आपको समझने के लिए कि भैया आज इस संचार का क्या महत्व है। जहाँ भी नोट करने का रहेगा मैं बता दूंगा आपको। यद्यपि संचार का महत्व प्रबंधकीय कार्यों के प्रत्येक चरण में होता है, तथापि विशेषकर निर्देश या अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण के कार्य में इसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। मतलब जो भैया संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं इन सभी में इसका जो महत्व है बहुत अधिक है। चाहे आप प्लानिंग में काम करें, चाहे आप निर्देशन का करें, चाहे आप अभिप्रेरण का करें, नेतृत्व का करें, पर्यवेक्षण का करें, सभी कार्यों में संचार का महत्व दिन प्रतिदिन कैसा होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी अर्थ और परिभाषा की। देखिए संचार प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। संचार से आशा है विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने से, ताकि वह उन्हें जान सके तथा उन पर अमल कर सके। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों का, विचारों का, संवेगों का, अनुमानों का, भावनाओं का, सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अब आपको नोट क्या करना है बता देता हूँ। ये नोट करना है, संचार से आशा है विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने से है। ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संवेगों, अनुमानों, भावनाओं और सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ये आपको पूरा पूरा नोट करना है। ये नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। चलिए बात करते हैं आगे डेफिनेशन के पोर्शन पे। अब बात कर रहा हूँ डेफिनेशन, मैंने काफ़ी सारी कवर करी है। क्यों इतनी सारी मैंने डेफिनेशन इस पोर्शन में कवर करी है, उसके पीछे जो मेरा सोचना है, जो मेरा लॉजिक है, उसके पीछे सिर्फ ये है कि क्या होता है, आप जो डेफिनेशन होती हैं जितने भी, ये अपने आप में क्या होती हैं, ये आपको पूरा के पूरा मतलब उस जो टॉपिक होता है उसका पूरा के पूरा एक दो लाइनों में, चार लाइनों में पूरा के पूरा क्रक्स बता देती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोल डेफिनेशन ज़्यादा पढ़ाता हूँ। आपको याद कौन सी करना वो मैं बता दूंगा। चलिए, किट डेविस के संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, एलन की बात करें तो संचार उन सभी बातों का योग है जो कि एक व्यक्ति दूसरे के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न करने के लिए करता है। यह अर्थ का सेतु है। ठीक है, आपको समझ में आ गई कि भैया ये दोनों के दोनों क्या है कि भैया जो भी आपका संदेश है वो आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है, संचार है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि एक व्यक्ति अपने जो भी संदेश है, जो मैसेज है, वो दूसरे तक पहुंचाता है, यह संचार है। हेपनर और पेटिंगल के अनुसार क्या है, संचार लोगों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है, यह अर्थों का विनिमय है। देखिए न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों या भावनाओं का विनिमय है। देखिए सबका जो आपको मेन क्रक्स आ रहा है यही आ रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने विचार को, अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, वह क्या है, संचार है। यहाँ पर मैंने अगेन चारों डिफिनेशन को रखा है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो किट डेविस की है और एलन की है। ये दोनों डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। संचार वह प्रक्रिया जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। यह आप किट डेविस की डेफिनेशन है। मोस्ट टाइम पे किट डेविस की लगाएंगे, सेकंड पे एलन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको एलन की डेफिनेशन का आपको कीवर्ड है जहाँ से आप पहचान जाएंगे तो ये है अर्थ का सेतु। जब वहाँ पर एग्जाम में आपको अर्थ का सेतु दिखे तो समझ जाना एलन की डेफिनेशन है। ठीक है, पूरी नोट करना है आपको, पर ये वो दोनों में जो डिफर करेगा वो ये पॉइंट करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हेपनर एवं पेटिंगल, न्यूमैन एवं समर की डेफिनेशन उतनी आईएमपी नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी कुछ बोलें कि क्रक्स पॉइंट में बता दूं तो इसके अंदर देखिए अर्थों का विनिमय की बात करता है ये यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए चार्ल्स सी रेडफील्ड के अनुसार क्या है, संचार तथ्यों, विचारों के मानवीय विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है, न कि दूरभाष, तार, रेडियो जैसे तकनीकी साधन। फ्रेड जी मेयर के अनुसार क्या, मानवीय विचारों, समितियों का शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। थियो हेमन ने क्या बताया कि संदेश वाहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है।
आपको पूरा पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का वो आसानी से समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नोट यहाँ नहीं करना है। अब बात कर सकते हैं संचार के अवधारणा की। अगर आपको देखो फिर भी कुछ भी नोट करना है तो आप क्या करें, वीडियो को रोक कर नोट करें। पर देखिए इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं होती। संचार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे अब हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको अब बात जो मिलेगी आपको, अब पूरा जो वीडियो रहेगा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जितनी सारी डेफिनेशन बता के पूरा इसका कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अब आपको आसानी से सब्जेक्ट आसानी से समझ में आएगा। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश और समझ को विनिमय करने की प्रक्रिया, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, आपको याद यही हो गया होगा। संचार का मर्म समझने में निहित है, इसलिए एलन का कहना है कि संचार उन समस्त बातों का योग है जो कि एक व्यक्ति दूसरे के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न करने के लिए करता है, यह अर्थ का सेतु है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, एलन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एलन का कहना है कि संचार उन समस्त बातों का योग है जो एक व्यक्ति को दूसरे के मस्तिष्क में क्या उत्पन्न करने, समझ उत्पन्न करने के लिए करता है, यह अर्थ का सेतु है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन मार्क कर लेना आप इसे। चलिए बात करते हैं आगे आपसे। देखिए अब यहाँ पे जो लिखा है वो यही लिखा है कि भैया एक व्यक्ति ने अगर कुछ भी संदेश भेजा, मान लीजिए ये सेंडर था, इसने अपना कुछ मैसेज भेजा और ये रिसीव कर लिया इसने, ठीक है। इसने क्या करा, इसने भेजा और इसने रिसीव कर लिया। अब ये जो भेजेगा किससे भेजेगा, किसी ना किसी मीडियम से भेजेगा, मतलब कोई ना कोई तो माध्यम होगा। तो अब भैया इसने जो ये कहना चाहता था, कौन, सेंडर जो कहना चाहता था वही की वही बात रिसीवर ने समझी या नहीं समझी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। क्या होता है, जब ये बात को समझ लेता है तो ये इसको क्या करता है, फीडबैक देता है कि भैया मैंने ऐसा समझा। तो फिर तभी उसके बाद कम्युनिकेशन पूरा होता है। बिना फीडबैक के आप कभी भी कम्युनिकेशन को पूरा नहीं मान सकते कि कम्युनिकेशन पूरा हो गया है, क्योंकि क्या होता है, जो फीडबैक के कारण ही हमको पता चलता है कि भैया इन जो हम कहना चाहते थे इन्होंने वही तो समझा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और वो कुछ और समझ लेता है और फिर हम बाद में कहते हैं अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो बोले नहीं आप तो ऐसे ही बोलना चाहते, तो अपन बोलते हैं अरे यार इसने तो गलत समझ लिया। इसके लिए गलत ना समझ ले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन में फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। नोट कर लेना प्रतिपुष्टि। अगर आपको एमसीक्यू देखेंगे आप तो वहाँ पे प्रतिपुष्टि वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे मैं क्या एक बार पढ़ देता हूँ। संचार में मुख्य बात यह है कि प्रेषक द्वारा हस्तांतरित सूचना या संदेश प्रापक मतलब रिसीवर के समझने योग्य होने चाहिए। मतलब जो भी आप कह रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो जो रिसीव कर रहा है उसको वो बात समझ में आनी चाहिए, तभी संचार क्या होगा, पूरा होगा। संचार तभी होगा जब प्रापक द्वारा संदेश को उसी रूप उसी भाव में समझा जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप बताना चाहते थे वो वही बात समझना चाहिए, कुछ और ना समझे, उसी रूप में और उसी भाव में समझा जाए जिस रूप और भाव में उसे प्रेषक द्वारा समझा जाता है। इसमें प्रेषक और प्रापक के बीच एक समान समझ उत्पन्न होना आवश्यक है। संचार प्राप्त करने वाला वही बात समझता है जो संचार भेजने वाला कहना चाहता है। तो अब आपको क्या नोट करना है इस पूरे में, यही लिखना है कि संचार प्राप्त करने वाला वही बात समझता है जो संचार भेजने वाला कहना चाहता है। मतलब आपको मिस इंटरप्रिट नहीं करना है, गलत उसका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। जो कहना चाहते हैं वही बात आप तक पहुंचे, जो सेंडर जो कहना चाहता है वही की वही बात किसके पास पहुंचनी चाहिए, रिसीवर के पास, कुछ भी वो गलत ना समझे, तो ही हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, ये लाइन नोट करिए। संचार तभी प्रापक द्वारा संदेश को उसी रूप और उसी भाव में समझा जाएगा जिस रूप और भाव में उसे प्रेषक द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और भी कुछ नोट करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। संचार के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रापक प्रेषक के संदेश से सहमत हो। मतलब भैया अब मैंने कुछ कहा तो जरूरी नहीं कि आप उस बात को मान लो या आप उस चीज़ में विश्वास करो, उसे उसमें विश्वास हो। उनके द्वारा एक दूसरे के मंतव्य, विचारों, सूचना और भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि वे एक दूसरे की बातों को पूरा करें या उनमें विश्वास प्रकट करें। किंतु संचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेशों को प्रापक द्वारा समझा ना जाए। यहाँ जो ये पॉइंट है बस इतना सा कहता है, नोट कुछ भी नहीं करना है। ये सेंडर था, ये रिसीवर था। तो इनका कहने का ये मतलब है कि भैया जो मैं कहना चाहता था आप वही की वही बात को समझे। मानना या ना मानना ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। समझ में आया? जो सेंडर कहना चाहता हो वही की वही बात रिसीवर समझे। अब भले ही वो रिसीवर को उस बात को मतलब मान लीजिए आपको कोई आदेश दिया। यहाँ सबसे अच्छा एक मैं बताता हूँ कि भैया जो राम था
राम था, राम ने क्या बोला, श्याम को बोला कि जाओ भैया तुम मार्केट से मेरे लिए एप्पल खरीद के ले आओ। ठीक है, ये किसने बोला, राम ने बोला। किसको बोला, श्याम को। तो श्याम को समझ में आ गया कि ठीक है भैया, इनने क्या बोला कि भैया एप्पल खरीद के लाना है। अब श्याम ने क्या बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट कम्युनिकेशन है, मानना या ना मानना। ठीक है, पर समझ, जो मैं कहना चाहता वो तो समझ लेना श्याम ने। राम यही बोल रहा था कि भाई एप्पल लाना, इसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो यही है, बस कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। चलिए, नोट करने का कुछ भी नहीं है, समझने का था सब कुछ। बात कर लेते, ये पॉइंट की हेडिंग डाल लीजिए, विशेषताएं। कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ये पॉइंट आप हेडिंग डाल लीजिए। संचार की विशेषताएं, जो जितनी भी आपने डेफिनेशन से पढ़ी है उसके बेसिस पे क्या विशेषताएं निकल के सामने आती है उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। जो संचार की प्रक्रिया उसमें सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं के विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। आप हेडिंग में क्या डालेंगे, केवल ये पॉइंट, यही आप नोट करेंगे। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायर नहीं है नोट करने की। क्या हो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, संचार कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया संचार एक कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया, मतलब संचार कैसी प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप। कई एग्जाम में पूछा गया कि संचार कैसी प्रक्रिया है, पूछा जाता है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस लाइन को। वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। चलिए, चक्रीय प्रक्रिया, संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रत्येक संदेश पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है जो नए संदेश को जन्म देती है। यह कर्म चक्र की तरह चलता है। मतलब चक्रीय प्रक्रिया कैसी है भैया, ये सेंडर था, इसने कुछ कहा, ठीक है, रिसीवर ने प्राप्त कर दिया, इसने क्रिया करी, अब इसने कुछ रिप्लाई कर दिया, ये प्रतिक्रिया। मतलब ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, एक चक्रीय प्रोसेस हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्रम क्या है, संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रत्येक संदेश पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है जो नए संदेश को जन्म देती है। यह क्रम के साथ निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये मैंने बात बता दी आपको। मानवीय समय की प्रक्रिया, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। वही जो संचार है वो मनुष्यों के बीच में होता है, पशु पक्षी आदि के बीच में नहीं होता है। दोनों पक्षों की योग्यता, संचार की सफलता इससे संबंधित है कि दोनों पक्षों की योग्यता संबंधित है, अर्थात केवल प्रेषक की योग्यता ही नहीं बल्कि जो रिसीवर है उसकी श्रवण योग्यता भी आवश्यक है। मतलब भैया जो वो दोनों व्यक्ति योग्य, मतलब जो बोल रहा है तो वो जो जिसको उसने कहा, मतलब जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर को पूरा पूरा समझ में भी आना चाहिए। दोनों व्यक्ति कैसे होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। यही इस पॉइंट में लिखा है, इसे नोट कर लीजिए हेडिंग डाल के। संबंधकारी प्रक्रिया, मतलब ये कैसी प्रक्रिया है, एक जो कम्युनिकेशन एक संबंधकारी प्रक्रिया है। उद्देश्य उन्मुखी संचार, मतलब जो आपका संचार है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हो। ये एक उद्देश्योन्मुखी प्रक्रिया है जिसका एक पूर्ण निर्धारित उद्देश्य होता है। मतलब आप कभी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किस कारण से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसका क्या हो, एक ऑब्जेक्ट होता है। संचार सभी प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। मतलब जो भी मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं उसमें कम्युनिकेशन का अपना एक अलग और बहुत अधिक महत्व, खासा महत्व रखता है। ये आप जितने भी पॉइंट में हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये वीडियो को रोककर नोट करते चलना आप। अब देखिए, संचार की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आता ही क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया क्या, हेडिंग डाल लीजिए इसे। देखिए, संचार की प्रक्रिया कम से कम कितने, 2 व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति जो संदेश को भेजेगा, एक व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करेगा। तो ये सेंडर हो जाता है प्रेषक, मतलब सेंडर, और ये हो जाता है रिसीवर। क्या भेजा जाएगा, कोई ना कोई मैसेज भेजा जाएगा और किसी ना किसी मोड से भेजा जाएगा। संचार की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होते हैं, एक संवाद जो मतलब प्रेषक, और एक होता है संवाद प्रापक, मतलब जो मैसेज को रिसीव करेगा। और ये डायग्राम बना लेंगे आप, जितना भी हाईलाइट किया ये सब नोट कर लीजिए आप। चलिए, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस पूरे डायग्राम को आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंडर है। सेंडर कौन होता है, जिसको भेजना। मान लीजिए आपको किसी से कुछ कहना है, तो सबसे पहले तो क्या होंगे, आपके दिमाग में क्या आएंगे, वो विचार आएंगे, वो सूचना आएगी कि भैया मुझे इसको ये बताना है, या जो भी आपके अंदर मनोवृत्ति है वो सब आएगी। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप उसे एनकोड करेंगे, मतलब आप उसे लिखेंगे, संकेतीकरण करेंगे, उसकी एनकोडिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप उसका मैसेज बनाएंगे और भेजेंगे। अब भैया मैसेज भी बन गया, पहले तो आप सोचा, फिर आपने उसको, मान लीजिए यहाँ पर इसको लिखने से ले रहे हैं। देखिए, लिखित, मौखिक, दृश्य, अदृश्य, किसी भी प्रकार से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर हम क्या मान रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम तो लिख रहे हैं,
लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइटिंग में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं? राइटिंग में कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम। समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मान लीजिए अब आपने कुछ सोचा, पहले तो विचार आया, फिर आपने क्या करा? उसको लिखा, एनकोड करा, मतलब एनकोडिंग शुरू करी, और यहाँ पे आपने क्या करा? पूरा मैसेज ड्राफ्ट कर लिया। फिर आपने क्या करा? उसे किसी ना किसी माध्यम से आप क्या करेंगे? भेजेंगे। भेज दिया अब आपने, तो अब क्या होगा? जो रिसीवर है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब प्राप्त करने के बाद उसको प्राप्त हुआ है, तो अब वो उसे क्या करेगा? सबसे पहले तो उसे समझेगा ये क्या कहना चाहते थे, फिर जो भी उसकी आवश्यकता और अपेक्षा आदि को समझ लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? वो डिकोड करेगा, मतलब अब वो लिखेगा, मतलब जो आपने भेजा उसको वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। जो आपने एनकोड करा था यहाँ पर भाई कि मुझे इसको ये भेजना है, तो अब ये उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, मतलब अब उसको खोलेगा, समझेगा। ऐसा है, लिख के आपने कोई चीज़ भेजी है, मान लीजिए आपने एक एनवलप भेजा लिखा हुआ, पहले यहाँ पर अपन क्या मान रहे हैं? आप लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और किसके थ्रू कर रहे हैं? मान लीजिए आप लिख के कर रहे हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एक लेटर लिखा और आपने उसका पोस्ट बना दिया, आप किसी को चिट्ठी भेजते हैं, हम वो मान ले रहे हैं। तो अब आप पहले तो अंदर विचार आया, फिर आपने उसको एनकोड करा, फिर उसका संदेश बना लिया, अब किसी ना किसी माध्यम से आप उसे भेज रहे हैं। अब इस व्यक्ति को क्या हुआ है? प्राप्त भी हो गया है। अब ये क्या बोल रहा है? ये उसको समझ रहा है। ठीक है, समझने के बाद अब ये इसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। यहाँ पे समझा, उसके बाद उसको क्या कर लेगा? वो डिकोड कर लेगा कि अच्छा ये कहना चाहते थे। फिर वो क्या बोलेगा मैसेज को कि रिसीव्ड हो गया है, हाँ भैया ये कहना चाहते थे। और फिर वो क्या करेगा? एक फाइनल जो प्रोसेस है वो करेगा। क्या करेगा? कि भैया जो आप कहे, मुझे आपका मैसेज मिल गया है और आप ये कहना चाहते थे ना, ये ऐसा बता देगा। किसको? सेंडर को। तो सेंडर उसे बता देगा कि हाँ मैं यही कहना चाहता था। तो ये क्या हो जाती है? प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक दे दिया कि हाँ आप ये कहना चाहते थे और हाँ मैंने ये समझ लिया है। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम को आप बना लेंगे, वीडियो को रोक कर, ये इतना रोक लीजिए, वीडियो माध्यम तक बना लीजिए रोक के वीडियो को, सेकेंड आप ये माध्यम से फिर इतना बना लीजिए। चलिए वीडियो को रोक कर बना लीजिए। अब संचार की प्रक्रिया कैसी है? तो संचार की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा ही है यहाँ पर, देखिए संचार कैसी प्रक्रिया? निरंतर प्रक्रिया जिसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये लाइन आपने लिख ली होगी, अगेन मुझे जरूरत तो नहीं है कि आपको बोलूँ हाईलाइट करनी, पर लिख लीजिए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विचारों का आदान प्रदान विभिन्न व्यक्तियों के मध्य चलता रहता है। अब हम इसके बात कर लेते हैं चरण की क्या स्टेप्स होती है, उसकी बात कर लेते हैं हम। नोट कर लेना वीडियो को रोककर अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया। सबसे पहले क्या होता है? एक सेंडर होता है। सेंडर क्या है? जो प्रथम चरण में प्रेषक से शुरू होता है, वह व्यक्ति होता है जो संदेश को क्या करता है? भेजता है। नोट कर लीजिए इसे। विचार क्या होता है? किसी भी संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का विचार ही संदेश वाहन की विषय वस्तु होती है। ठीक है, इसमें प्रेषक के धारणा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी धारणा, आपकी सम्मति, आपकी जो भावना है, आपका विचार, आपके दृष्टिकोण, अनुभव, सुझाव, आदेश भी हो सकता है, कोई निर्देश हो सकता है, सभी समझिए। तब आपको ये नोट नहीं करना है। विचार मतलब कुछ भी आप इसको, चलिए मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट तो आप पूरा हेडिंग डालिए इसकी प्रेषक की, और ये पूरा नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट में विचार में क्या लिख लीजिए? क्या होता है कि कोई भी संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का विचार, यहाँ पर अब विचार में उदाहरण करके लिख लीजिए, कोई भी आपका विचार या आदेश निर्देश, बस इतना नोट कर लीजिए। अब विचार भी हो गया, अब आप क्या करेंगे? उसका लिपिबद्धीकरण करेंगे। मतलब क्या होता है? लिपिबद्धीकरण मतलब एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, मतलब संदेश या सूचना की विषय वस्तु अदृश्य होती है, अतः उसके स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे लिपिबद्ध करेंगे। मतलब भैया आपने अभी तो सोचा था ना, अब आप मान लीजिए आपने सोचा, आपके दिमाग में आया, अब आप उसको लिपिबद्ध करेंगे। मतलब आप आपकी जो भी लैंग्वेज हो, आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपकी उर्दू हो, उस कम्युनिकेट में इसको लिपिबद्ध कर देंगे, मतलब एनकोड कर देंगे। ठीक है, केवल हेडिंग डाल लीजिए। अब बात कर रहे हैं माध्यम की। किसी ना किसी आप क्या करेंगे? कोई माध्यम से संदेश, यह चरण संदेश को भेजने के लिए माध्यम के चुनाव है, मतलब कौन से मोड से भेजना है आपको, जो आपने सोचा, अब आपने उसको इनकोड करा। अब किस मोड से आप भेजेंगे? आपको उसे लिखित में भेजना है, या मौखिक में भेजना है आपको, या आपको सांकेतिक में भेजना है, सांकेतिक दृश्य में, किसी भी मोड से आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन को भेज सकते हैं। ये माध्यम हो सकता है। तो ये आपको पॉइंट पूरा नोट करना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कम्युनिकेशन का माध्यम है, लिखित है, मौखिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर लगा के आएंगे, आप क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों। जो आपका कम्युनिकेशन का मोड है वो क्या हो सकता है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। आपको जो उत्तर आएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, मेनली जनरली देखा गया वो यही आता है कि भैया कम्युनिकेशन हो सकता है,
ऑप्शन होता है फर्स्ट लिखित में, बी ऑप्शन होता है मौखिक में, सी ऑप्शन होता है सांकेतिक और डी ऑप्शन होता है इन उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ। संदेश प्राप्त करता वही, अब आपको मैसेज रिसीव हो गया है। संदेश के माध्यम का निर्धारण होने के पश्चात संदेश प्राप्तकर्ता का नंबर आता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है और यह संचार प्राप्तकर्ता संचार की पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कुछ भी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने मैसेज भेजा, उसको रिसीव हो जाएगा, और अगर कोई मान लीजिए मैसेज को रिसीव करने वाला ही नहीं होगा तो फिर आपके कम्युनिकेशन का मतलब क्या। तो इसलिए ये इसको एक इंपॉर्टेंट बोला गया है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही है जिसके लिए आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो, वो उसको रिसीव करेगा। अब व्याख्या करना। जब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात वह उसकी व्याख्या करता है। संदेश वाहन या संचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्राप्तकर्ता संदेशों को किस प्रकार उसकी व्याख्या करता है। मान लीजिए वो कैसा इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहना क्या चाहते थे और वो समझा क्या, क्या आप जो कहना चाहते थे उसने वही समझा है, तो आपका जो आप कहना चाहते थे। मान लीजिए राम वाला एग्जाम्पल फिर याद कीजिए कि भैया राम ने किससे बोला था, श्याम को क्या बोला था कि श्याम जाके 1 किलो सेवफल लिया हो। तो श्याम को वही समझ में आया कि भैया 1 किलो क्या बोला है, सेवफल लाना है। सामने अब उसने हाँ करा ना करा ये मैटर नहीं करता, उसने बोला, इसने क्या बोला, नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगा। मतलब कम्युनिकेशन पूरा था। ये विश्वास करना नहीं करना कि भैया मैं आपकी बात मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ, उससे मतलब नहीं। जो ये कहना चाहता था वही कि भाई श्याम ने समझा या ना समझा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा, प्राप्तकर्ता संदेश को किस प्रकार व्याख्या करता है। ठीक है, नोट करने की कुछ भी आवश्यकता आपको यहाँ नहीं है। प्रतिपुष्टि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप लगाइए। फीडबैक पे ही क्वेश्चन कई एग्जामों में मैंने देखा है, पूछ लिया है उन्होंने। फीडबैक, संचार प्रक्रिया बिना प्रतिपुष्टि के अधूरी है। संचार प्रक्रिया तब पूरी होती है जब प्रेषक को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि दिया गया संदेश यथा समय, मतलब जो टाइम में आपको भेजना था उसी समय में सही व्यक्ति को, देखिए जिसको भेजना चाहते थे, आपने कॉल करा किसी को, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल करा मिस्टर राम को, अब कॉल ही लग जाता है मिस्टर श्याम को, तो आपका ये क्या कम्युनिकेशन पूरा हुआ? नहीं, कम्युनिकेशन ही गलत हो गया आपका। तो ठीक उसी प्रकार है, सही व्यक्ति को यथा समय, मतलब जो आपको टाइम के पास पहुंच गया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उसने प्रेषक की भावना और अर्थों को उसी के अनुरूप में समझ लिया हो जैसा आप उसे समझाना चाहते हो। पूरा की पूरा पॉइंट आप नोट करेंगे। केवल फीडबैक से क्वेश्चन आ जाता है अकेला कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेसिक। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो उपयुक्त सभी बनेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है कि संचार क्या है, तो भैया ये विचारों का आदान प्रदान है। वो जनरल एक क्वेश्चन आता है, वो एक हो जाता है, वो सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया संचार में सब कितने मुख्य रूप से भैया क्या कौन होता है। एक आपको इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, सेंडर रिसीवर होता है और 1-2 पॉइंट और रहते हैं। तो जो भी आप इस पूरे जब टॉपिक को पढ़ लेंगे तो कैसा भी प्रश्न आए आपसे बन जाएगा। अब देखिए संचार के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी पे रहेगा। आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपको नोट करना है पूरा की पूरा। पहले तो संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए संचार के प्रकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ संचार वाहिका के आधार पर बात कर रहा हूँ। एक होता है अधोगामी, एक होता है ऊपरीगामी, एक होता है अंगुरी लता। जो आपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया होगा तो उसके अंदर भी इस पे क्वेश्चन आया है। समतलीय संचार और विकर्णीय संचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर कम्युनिकेशन के टाइप में तो यहाँ से आता है। फर्स्ट पे ये होता है, सेकंड पे अधोगामी होता है। इन दोनों से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो संचार के माध्यम है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये तो मैंने आपको बता दिया, यही पूछा जाता है कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का कि संचार के माध्यम है। ऑप्शन 1 होता है लिखित, बी ऑप्शन होता है मौखिक, सी ऑप्शन होता है सांकेतिक, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। तो जो प्रश्न बनता है बस वो उपयुक्त सभी आपका आंसर बन जाता है। तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये तो यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कहीं एग्जाम में, नोट कर लेना पूरे डायग्राम को। फिर आता है अगला आधिकारिक आधार पे औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे। हर एग्जाम आजकल यहाँ पे पूछती है, बच्चों से ये पूछ लेती है अनौपचारिक संचार क्या है, औपचारिक संचार क्या है, या औपचारिक संचार की क्या विशेषता है या अनौपचारिक की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो ये आजकल पूछा जा रहा है। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे, ये आप पूरा डायग्राम बनाएंगे ऐसा कि ऐसा ही अपनी कॉपी में।
संचार वाहिका में क्या अधोमुखी होता है, एक ऊपरी गामी होता है, एक समतलीय संचार होता है और एक विकर्णीय संचार होता है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तैयारी स्कूल जो चैनल है यूट्यूब पे, ये मेरा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी हमारे वीडियोस आएंगे। और कहीं कुछ भी डाउट हो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8962429653। और आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स आते हैं मुझे ज़रूर आप बताएं। काफ़ी स्टूडेंट मुझे अपने मार्क्स बता चुके हैं और काफ़ी ने नहीं बताया, मतलब 40% स्टूडेंट ने ही अपने मार्क्स बताए हैं। ठीक है, तो बाकी जिनने भी अपने प्रैक्टिस सेट के मार्क्स नहीं बताएं प्लीज़ मुझसे बताएं, ताकि जिन लोगों के मार्क्स कम हैं उनके लिए मैं ज़रूर उन्हें कुछ गाइड करूं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कहीं भी कुछ गाइडेंस की आवश्यकता हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी आपको रेगुलर स्टडी करिए, और प्रैक्टिस सेट जब भी आए आपके लिए तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी करके दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको सही आईना दिखाता है कि कितनी आपकी तैयारी है। कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, सुधार करो कि क्यों कम मार्क्स आए हैं अपने, कहाँ। आपको सबसे पहले बात है कि अगर प्रैक्टिस सेट में कभी भी कम मार्क्स आते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मार्क्स क्यों कम आए हैं। क्या होता है, मार्क्स कम आने के कुछ कारण होते हैं। मान लीजिए आपके जो मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको जो मार्क्स आते हैं वो आए, फॉर एग्जांपल अपन मान के चल रहे 65 मार्क्स। जनरली जो स्टूडेंट के इस मार्क्स आते हैं वो मैंने देखा है इसमें आते हैं। ठीक है, अब भैया ये मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट, कि ये मार्क्स जो 65 से 75 के बीच में आए तो किन कारणों से आए। अब कारण आप बोलेंगे सर ये कैसे पता हमें। कारण ये पता है, जो आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा है तो उसको देखिए आप, उसमें देखिए कि भैया मान लीजिए कम्युनिकेशन में अंगूरी लता वाला क्वेश्चन आया, अब वो आपका गलत हुआ। तो क्यों गलत हुआ, बोले मैंने तो कम्युनिकेशन पढ़ा ही नहीं था। तो आपको क्या है कि हाँ भैया, आप आपका एक पॉइंट नोट करेंगे कि भैया मैंने टॉपिक ही रीड नहीं करा है, इस कारण से मेरा वो वहाँ मार्क्स से चला गया। एक क्वेश्चन आपसे आता है MIS क्या है, तो आप बोलेंगे भैया टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। अंक टाट क्या है, टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो एक तो ये दिक्कत हो जाती है कि टॉपिक ही नहीं पढ़ रखे हैं। एक जो बात हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, सेकंड बात होती है टॉपिक तो पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया एग्ज़ाम में, जो हमने पढ़ा वही की वही क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी हमारा तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बोले भूल गए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, हर दिन एक टाइम बनाइए अपना कि भैया मैं इतनी देर तो रिवीजन करता हूँ या करती हूँ। डेली एक आदत डालिए, एवरी डे, कि भैया हाँ मुझे रिवीजन करना है इतनी देर। क्या करते हैं, हमारी जो अप्रोच होती है पढ़ाई करने की, वो मेनली जो मैंने देखा है स्टूडेंट की अप्रोच होती है वो यही होती है, वो पढ़ने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, रिवीजन पे नहीं करते हैं। और मैं मानता हूँ जितना पढ़ने की आवश्यकता उतना ही रिवीजन की आवश्यकता। आप मत कीजिए 3 महीने आप लगातार खूब पढ़िए, रोज़ 8 से 10 घंटे, और एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 3 महीने पढ़ाई करिए, रोज़ 8-8 घंटे पढ़ाई कीजिए और पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप जब फिर से चौथे महीने आएंगे कि रिवीजन करने के लिए, आप ज़्यादातर चीज़ें भूल चुके होंगे और फिर आप बोलते यार उतनी ही मेहनत करना पड़े। नो डाउट उतनी तो नहीं करना पड़ती, पहले 100% मेहनत करना पड़ी तो सेकंड टाइम में 70 ही करना पड़ती है, 70 से 80 या 60 से 70 के बीच में। पर आप क्या होता है, रिवीजन नहीं मारते हैं तो आपको ये धीरे धीरे डेटा लैप्स होते जाता है। तो आपको हर दिन एक आदत डालना है कि आपको पता होना चाहिए भैया मैंने फर्स्ट क्या पढ़ा था और आज रिवीजन फर्स्ट से स्टार्ट करें। तो आपको ये करना है। एक तो होता है टॉपिक भी पढ़ा आपके सिलेबस से आ गया और गलत हो गया, एक होता है टॉपिक से पढ़ा तो सही था, एक टॉपिक से पढ़ा था लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। मतलब टॉपिक तो मान लीजिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा, लेकिन आपको वो आपके नोट्स से नहीं आया और आपने गलत भी कर दिया। तो अब आप इसमें चेक करिए कि भैया क्या मोड आपको अडॉप्ट करना थे जिसके कारण उस क्वेश्चन को मैं सही कर सकता था या सही कर सकती थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यार ये रीज़न को अगर मैं करती तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। एक आपको है ना क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है कि भैया ये क्वेश्चन है, ये ऐसा पूछ रहा था तो मैंने इसको ऐसा समझ लिया इसलिए मेरा गलत हो गया। ये आपको पॉइंट नोट करना है। मतलब आपको हर पॉइंट पे काम करना है, रिवीजन करना है। और अगर एक बात मैं फिर फाइनली बता दूं, जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स अभी तक जो टेस्ट हुए हैं
उसमें हाईएस्ट, इससे पहले वाले में 82 थे। इससे ये जो सेकंड वाला टेस्ट है इसमें अभी तक जो मुझे मार्क्स पता चले जितने भी स्टूडेंट में 75 आई है इसमें। ये दोनों अगर आपके मार्क्स 75 तक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप 75 तक है तो मैं आप सभी को बस एक ही बात कहूँगा कि आप सेफर साइड वाले जोन में नहीं है, मतलब आप सिलेक्शन वाले जोन में अभी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि क्या होता है जो एग्ज़ाम होती है ना, वहाँ पर क्या होता है कई बार तो पेपर हमारी बलन में आता है, एक शब्द बोलते हैं कि मतलब हम जो पढ़ के जा रहे हैं ना वही पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो क्या होता है फिर आप इस 75 से बढ़कर कहाँ हो जाते हैं, आप 82 पे चले जाते हैं, और फिर आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लगभग फिक्स हो जाता है कि हाँ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए अब आप 75 पे थे और अब आपका पेपर आपकी बलन में नहीं आया, पेपर कठिन आ गया, तो और आप ये गिर के कहाँ आ जाते हैं, आप आ जाते हैं गिर के 57 पे, और क्या होता है ये मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आप हो जाते हैं एग्ज़ाम से पूरी तरह से बाहर। 95% तक आप अगर 57 मार्क्स अगर लाते हैं 100 में से, तो मेरे हिसाब से फिर आपका जो मैक्सिमम जो हो जाता है वो यही हो जाता है कि हम बाहर हो गए। मेनली सही बताऊँ मैं, लिटरली आपको बता दूँ मैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके जो प्रैक्टिस सेट में मार्क्स है वो कम से कम 80 होने चाहिए, कम से कम 80 का टारगेट होना चाहिए। 80 भी नो डाउट अच्छे नहीं होते उतने मार्क्स, क्योंकि 80 में भी क्या होता है, वही वो वाली बात हो जाती है कि थोड़ा भी पेपर ऊपर नीचे आया 5 मार्क्स से नीचे चले जाते हैं हम, 5 से 7 मार्क्स, तो 73 72 पर आ जाते हैं हम, और बस वो फिर ना फिर वो डाउट में आ जाते हैं हम, होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। और हमें ये नहीं करना है, मेहनत कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन ही लेना हम। तो आपको हमेशा बात याद रखना है, जो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। हर टेस्ट में आपको गलतियाँ देखना है आपकी, कि गलतियाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मार्क्स क्यों नहीं आते, आपको कारण जानना पड़ेंगे, वो कोई भी नहीं बता सकता आपको। क्योंकि देखिए आप वहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया मेरे मार्क्स कहाँ चले जाते हैं, क्यों मुझे 60 आते हैं। आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे एक डायरी में अपनी, कि भैया मैंने फर्स्ट तो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, सेकंड मैंने रिवीजन नहीं मारा, थर्ड मैंने टॉपिक तो पढ़ा, मेरे को वहाँ पर याद नहीं आया, फोर्थ मेरे सिलेबस है, मेरे पास जो बुक्स है, जो मेरे पास कंटेंट है, जो मेरे पास नोट्स है उसमें से नहीं बैठा। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना पड़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए। मेरे को डेट याद नहीं रहती, मेरे को ईयर याद नहीं रहते, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हें आप पहले पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, और कहीं भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप डाल दीजिए। अगर मैं फ्री रहा तो मैं ज़रूर आपको टाइम दे दूँगा, तो आप उस टाइम पर मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।